नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, इस धरती पर जब से इंसानी जीवन का आरंभ हुआ है, तब से बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी हम इंसानों ने किया है और उससे बचने के लिए कई तरह की तरकीब अपनाते रहे हैं, जिन्हें हमने मान्यताओं का नाम भी दिया, उसको अपनी प्रवृत्तियों में शामिल किया। कई बार भयभीत भी होते रहे और भय से उबरे भी हैं। आखिर ये जो मान्यताएं हैं, हमारी आदतें हैं, भय हैं और भय से उभरने की जो कला है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं? जी हाँ, खास बातचीत के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रोफेसर राजीव संगल। आप BHU IIT के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं। हैदराबाद, इंदौर, देश विदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और दे रहे हैं, और लाखों ऐसे विद्यार्थियों और लोगों को आप मार्गदर्शन करते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। संगल साहब, पहले तो हम मान्यताओं की बात करते हैं। सभी लोग आजकल, हर किसी के मुख से हम मान्यता जो शब्द है सुनते हैं, लेकिन इसके व्यापक अर्थ को कैसे समझा जा सकता है? हाँ, मान्यता से अर्थ ये होता है कि जो हमने मान लिया है, और जो हमने मान लिया है वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। अगर वह सत्य है तो वो मान्यता उसके मान्यता है या ज्ञान, इस रूप में हम उसको देखते हैं जी। लेकिन जब तक हमने उसको जांचा नहीं है पूरे रूप से, तब तक इसके हम शब्द मान्यता इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण लें कि ये जो भी हुआ है अभी, जैसे कोरोना और ये सब चीजें हुई हैं, इससे पूर्व की अगर हम अवस्था देखें तो हमने ये मान लिया था जी कि ये दुनिया हमारे कारण ही चल रही है। हर व्यक्ति ने ये मान लिया था कि दुनिया उसी के कारण चल रही है। अगर वो कुछ नहीं करेगा, वो लगा हुआ जिस काम में भी है, वो अगर नहीं करेगा तो दुनिया रुक जाएगी। अब हुआ क्या, कोरोना आते ही हमको तो रुकना पड़ गया जी। सबको घरों के अंदर बंद रहना पड़ा, लेकिन दुनिया चलती रही। बिल्कुल। तो ये मौका, ऐसे इस तरह के जो मौके आते हैं, ये हमें सोचने के लिए आते हैं कि हमने जो मान्यताएं अपने मानी हुई है जी, उनमें कितनी सत्यता है, और अगर पार्शियल सत्यता है, आंशिक सत्यता है, तो हम क्या चीज उसमें से छूट रही है। तो इसमें जैसे देखें जी, हमने जब ये माना दुनिया हमारे कारण चल रही है, तो अधिकांश हम लोग अपने कार्य में और आर्थिक चीजों में उसके बारे में लगे हुए थे और संबंधों को भूल रहे थे, परिवार को भूल रहे थे, संयुक्त परिवार को भूल रहे थे, समाज की कुछ सोच भी नहीं आ रही थी। तो हमने जो मान्यता ली वो छोटी सी छोटे से सच को लिया कि कार्य हमारी आवश्यकता है और हमें लगे रहना चाहिए, काम करना चाहिए, ये गलत नहीं है क्या? जब वो बाकी चीजें भूल जाते हैं तो इस आंशिक सत्य से काम नहीं चलता है और आगे जाके दिक्कत भी आती है अपने जीवन में। जी। अब आपने कहा कि वो जो चीज़ें मान ली जाती हैं और जो मान ली जाती है उसको जांचना परखना बहुत ज़रूरी है, और जांच परख के बाद ही हम उसे अपनी प्रवृत्तियों में शामिल करते हैं, आदतों में शुमार करते हैं। अगर हम इसी घड़ी को देखें, लॉकडाउन के पीरियड को, पूरे देश दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन हुए हैं, कहीं लॉकडाउन खुला भी है, लेकिन स्टिल ये स्थिति बनी हुई है। लोगों को सीखना चाहिए, जैसे आपने कहा कि ये एक मान्यता है कि दुनिया हमारे कारण चल रही है, लेकिन ये सच पूरी तरह से नहीं है। तो हम अपनी आदतों को जब बदलना शुरू करते हैं तो ये कुछ लोगों के लिए तो आसान है, लेकिन 90% लोगों के लिए काफी कठिन लगता है। ऐसा क्यों? इसमें मान्यता के अतिरिक्त एक चीज और है जो है प्रवृत्तियां। जी। और प्रवृत्ति से अर्थ है कि हमारे में एक कुछ किसी चीज के बारे में या कुछ करने की बार बार एक तरीका निकल के आता है जी, और वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। किसी में संग्रह की प्रवृत्ति हो सकती है कि अरे अभी तो बहुत पैसा इकट्ठा करना है, तो वो आदमी पैसा आने के बाद भी उसी प्रवृत्ति में पड़ा रहता है जी। तो ये मान्यताएं और प्रवृत्तियां, ये दो तरह की अलग अलग चीजें हैं और इनके साथ ही हमारी आदतें लग जाती हैं।
आदतें क्या है जो कि हम अभ्यास बना लेते हैं जी, जिसको हम नियमित रूप से करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि उन आदतों में बहुत सीखते हैं, तो उन आदतों के पीछे मान्यताएं हो सकती हैं और हमारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं। तो जैसे बचपन में किसी ने बहुत गरीबी देखी है, अब उसमें संग्रह की मानसिकता आ गई, संग्रह की प्रवृत्ति आ गई जी। तो जब बहुत पैसा आने के बाद भी वो वही करता रहता है और इसके कारण कुछ आदतें बना लेता है। तो वो आदतें इन दोनों के मिश्रण से बनती है। जो चीज हम लगातार करते हैं, अभ्यास करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, वही आदतें बन जाती हैं। संगल साहब, एक इंसान अपने ही इतिहास से कैसे मुक्त हो सकता है? अगर आप कह रहे हैं कि जो आदत बनती है या प्रवृत्ति बनती है इंसानों की, वो उसके इतिहास से प्रभावित है, कहीं ना कहीं उसके बचपन की यादों से, तो हम एक मुक्त इंसान के रूप में कैसे खुद को निखार सकते हैं? कोई ना कोई तरीका तो होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिल्कुल तरीके हैं। हाँ। और हमारे सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में इन चीजों पे काफी काम भी हुआ है। एक और तो काम है जो कि रहस्यमयी विधि है जी। इसमें आप मेडिटेशन और उसमें आप समाज से दूर जाके तपस्या करो, अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ो जी। ठीक है, एक तो उस प्रकार का रहा है और दूसरा है ये समझ के आधार पे, इसमें आदमी को बोध होता है। तो ये जो तरीके हैं जी, आज हमको आज की परिस्थिति में कौन सा तरीका ज्यादा उपयोगी है, कौन सा तरीके से लोग काम आसानी से कर सकते हैं, ये बिल्कुल समझना तो करना और आगे ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी है सबकी। यानी कि इसमें मुझे लगता है शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान में हो सकता है, लेकिन अभी तो पूरी शिक्षा व्यवस्था ही इन चीजों में लग गई है, पैसे में लग गई है और वो खुद ही आंशिक सत्य पे लेके चल रही है जी। तो एक तो व्यवस्था की बात है, व्यक्ति के तौर पर एक तो अपनी मान्यताओं पे प्रश्न उठाना, उन पे सोचते रहना कि ये मैंने माना हुआ है, ये सच है कि नहीं, अगर नहीं है तो सत्य क्या है। और ये जो इस प्रकार की विपदा आती है जैसे कोरोना आई, ये ऐसा समय होता है जब आदमी सोच सकता है, क्योंकि वरना तो इतना व्यस्त है सोचने का समय ही नहीं है जी। और ऐसे समय में आदमी एक तरह से झकझोर जाता है। संगल साहब एक बात जो निकल के आती है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि अपने बोध को हमें कहीं ना कहीं उसके आयाम को बढ़ाना होगा, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था। लेकिन कई बार इंसानों में ये सब होने के बावजूद भी एक बार अगर सच तो सामने है ही, जैसे कई बार हम इंसानों को कहा जाता है कि आप तनाव मत लीजिए, ये कटु सत्य है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं पनप पाती। हाँ, इसका जो उत्तर है ये जैसे तनाव न लीजिए, ये तो ठीक है कि तनाव मत लीजिए, लेकिन जो समस्या आई है उस पर तुम मनन करना होगा। तो तनाव न लेना लेकिन मनन करना, इन दो चीजों को हमें अलग रखना। तनाव है, गुस्सा है, ये तो आवेश है, ये हमारी सहायता नहीं करने वाला। लेकिन जो समस्या है उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अगर परिवार में कोई समस्या आई है, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या संयुक्त परिवार में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, तो उन चीजों को तो हमें हैंडल ही करना होगा, उनको देखना होगा जी। और उसको देखने के लिए एक लार्जर विजन चाहिए, क्योंकि एक विजन जो है, एक दृष्टि जिसे कहेंगे, एक दृष्टि तो है पैसे वाली दृष्टि, ठीक है, या जो प्रिय है उसकी दृष्टि है, प्रिय हित लाभ की दृष्टि है, और दूसरी दृष्टि न्याय धर्म सत्य की जी। तो न्याय से अर्थ है एक दूसरे व्यक्ति के साथ हम न्याय कर सकते हैं,
ठीक है, संबंधों में न्याय कर सके। और इसी का बड़ा रूप जो है वो समाज में न्याय कर सके। पर मैं तो छोटे रूप से ही शुरू करता हूँ जी, कि समाज, अपने परिवार में हम न्याय कर सकें, अपने लोगों के साथ न्याय कर सकें, या हम जब काम पे जाते हैं वो भी एक परिवार रूप में है, उनके साथ, लोगों के साथ न्याय करें। तो ये जो दृष्टि है दूसरी वाली, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, ये दृष्टि ज्यादा बड़ी दृष्टि है। इसके अंदर प्रिय की दृष्टि समाई हुई है, लाभ की दृष्टि समाई हुई है। उसमें लाभ जो है सिर्फ जीने के अर्थ में है, दूसरे को शोषण करने के अर्थ में नहीं आता जी। तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि कैसे इसका उदय हो, इसलिए वैसे आज के समय थोड़ा मुश्किल काम है जी। लेकिन इसमें हमें अपने जीवन से ही सीख लेनी चाहिए। जो हमारे तरफ घटित हो रहा है, संबंधों में इसकी अच्छी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि आज भी हम जुड़े हुए हैं और पूर्वांचल है, बनारस है, इसकी विशेष इसमें गाथा है जी। कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सब जुड़े हुए हैं। पर मन में जो द्वेष आ जाता है, हम जुड़े हुए हैं तो अपने ग्रुप से जुड़े हुए हैं, दूसरे ग्रुप के प्रति अगर द्वेष आता है तो ये हमें न्याय धर्म सत्य से दूर ले जाता है जी। तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि कैसे पैदा हो, ये अपने स्वयं अगर देखना शुरू करें, हम चारों ओर हम खुद न्याय कर रहे हैं कि नहीं, इसमें खुद को देखना बहुत आवश्यक है। दूसरे की गलती निकालना आसान है जी, लेकिन खुद को देखना, खुद का मूल्यांकन करना, स्व मूल्यांकन, इसी से आगे बढ़ सकते हैं जी। तो एक तरीका तो यह है कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में है, अपना स्वयं से मूल्यांकन करें इस चीज के आधार पे, न्याय धर्म और सत्य जी। ठीक है जी। दूसरा है, ये अगर शिक्षा में आती है तो ये दूसरा, इसके लिए किताबें पढ़ें जहाँ हमें अच्छा साहित्य मिले, इन चीजों को लें। और दूसरी ओर अगर ये शिक्षा व्यवस्था में आती है तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से हर बच्चा इसको ले सकता है ठीक है। तो ये जो मध्यस्थ दर्शन जो है, ये आज का एक नया दर्शन है, भारतीय परंपरा पे आधारित है, नागराज जी ने इसको दिया था, उसमें उन्होंने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है और उसके आधार पे अब पूरे देश में प्रयोग भी हो रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था में जैसे इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं तो ये मुझे लगता है एक छोटा बच्चा भी इसको समझने लगेगा और आगे बढ़ पाएगा। जी शंकर साहब, कई बार हम एक आम इंसान की बात करें जो कमाता है, अपने परिवार का पेट भरता है, तमाम मुश्किलों का सामना करता है, उसके दिमाग में भय बहुत घर कर लेता है। जैसे चार आदमी ने या कुछ व्यक्तियों ने उससे कुछ कहा तो वो उसके दिमाग पर हावी होने लगता है और कहीं ना कहीं उसका जो अपना एक स्व है वो हिलने लगता है। तो लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर भय से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। और इसमें मुझे एक ही बात कहनी है कि दूसरे को का मूल्यांकन करने से पहले हम अपना मूल्यांकन करें, ठीक है जी। तो ये घटना भी होती है जिसमें आवेश आता है, बच्चों में आवेश आता है, अपने भाई बहन के साथ आवेश आता है, तो उसमें हम ये खुद जाके कि इसमें हमारा क्या रोल रहा, हमने इसमें क्या किया। ठीक है, दूसरे को आवेशित नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हुआ, इसके बाद हम क्या हुए, क्या दूसरा आवेशित हो गया इसलिए हमको भी आवेशित होना था। तो स्वयं मूल्यांकन से अगर इसको चले तो ये पहला इसका कदम जी। अब ये काम आसान भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा काम बहुत आसान है जी। तो यहीं पर दूसरे के प्रति जो हमारी भावनाएं, जो संबंध है, उसको केंद्र में ले। ये मेरा भाई है, ये मेरे ऑफिस में काम करता है, खुद बहुत समस्याएं भी झेल रहा है और इसने मुझसे दो बात कह दी, अब मैं क्या करूं। अगर हमें ये ध्यान रहता है कि दूसरा व्यक्ति भी मेरी तरह ही है, वो भी सुख चाहता है, वो भी लड़ना नहीं चाहता, खुद से पूछे क्या आप लड़ना चाहते? नहीं भाई, मैं तो नहीं लड़ना चाहता, मैं तो इसलिए बोला क्योंकि दूसरे ने मुझसे ऐसा कहा जी। तो ऐसा हो रहा है तो मैं ये हम क्यों मान लें कि दूसरा लड़ना चाहता, तो दूसरा भी लड़ना तो नहीं चाहता है,
ये आवश्यक हो गया जी। तो अगर हम दूसरे को अपने जैसा मान लें जी, तो उसके बाद फिर हम जिसको कहते हैं दोषारोपण की मोड में नहीं जाते हैं, ब्लेमिंग मोड में नहीं जाते हैं, बल्कि वहां पर हम अपने आप को देखते हैं। ठीक है जी, तो इसके द्वारा हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जी जी। प्रोफेसर राजीव सिंघल साहब, आपने हमारे सुनने वालों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, दिल तो नहीं कर रहा है कि इस बातचीत को यहीं रोके, चूँकि वक्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लोगों ने बहुत कुछ सुना और वो गुनेंगे भी और अपने जीवन में उतारेंगे भी। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, नमस्कार।